आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बजर में। तो जैसे रिसेंटली हमको पता है कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन चल रही है और शायद ये कुछ आने वाले 1-2 दिन में करेक्शन कंप्लीट भी हो जाए और शायद हम बॉटम के पास में ही है इस करेक्शन के। सो ये करेक्शन कंप्लीट होने के बाद में कुछ स्टॉक है जो हमने आइडेंटिफाई किया है आप लोगों के लिए, जिस पे आप लोगों की नज़र बना के रखनी चाहिए। ये कुछ 10-11 स्टॉक है जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। हर नियरली हर सेक्टर के दो दो स्टॉक है जो अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में या फिर करेक्शन कंप्लीट होने के बाद में जिसमें अच्छी रैली बन सकती है। कुछ ऐसे स्टॉक ऐसे सेक्टर के कुछ स्टॉक चुनिंदा हमने आइडेंटिफाई किए। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो हमारा देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी हिट करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम प्लेस करें उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए अगर आप निफ्टी आई टी को अगर देखते हैं तो नियरली उसके 52 एक हाई के क्लोज में है। और टाटा एक उसमें से सबसे एक मेजर कंपनी है जो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। सो टाटा TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ऐसा स्टॉक है जिस पर आप नज़र बना के रखना चाहिए। स्टॉक ने कुछ 3,300 रुपये का एक 3,310 रुपये का एक हाई बनाया था, ठीक है। सो सॉरी 33,556 का एक हाई बना था। जैसे यहाँ पे एक हाई बनाया कुछ 3,300 रुपये का और फिर यहाँ से 3,350 रुपये का हाई बनाया। इस तरह से एक दो टॉप बना है कंपनी स्टॉक ने, एक वी तरह का पैटर्न इसमें बना है। तो नॉर्मली इस तरह के स्टॉक में क्या होता है कि जो सेकंड टाइम यहाँ पे एक छोटा वी बनेगा और उसके बाद में वापस स्टॉक यही पे जाएगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिलने के चांसेस हमें मिल सकते हैं। सो TCS है उस पर आप नज़र बना के रखें। देन इसी IT में से जो सेकंड स्टॉक है वो है हमारा इन्फोसिस। सो इन्फोसिस लिमिटेड ये भी उसके 52 वीक हाई के बहुत क्लोज में है। सो देखिए इसमें भी कुछ एक चैनल में ये ट्रेड कर रहा था लगभग पिछले 3.5 मंथ से, एक ब्रेकआउट देने की कोशिश, लेकिन उसी टाइम पे एक हेवी सेलिंग आई थी मार्केट में जो लास्ट वीक में आई थी। सो उसकी वजह से वो ब्रेकआउट फेल हो गया और स्टॉक नीचे आ गया। लेकिन स्टॉक फिर से एक जो उसका चैनल था उस चैनल का उसने नियरली 30% ही क्रॉस किया, 30% के नीचे वो गया नहीं। नॉर्मली यही एक स्टॉक की स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है कि जिस चैनल को ब्रेक किया था लेकिन किसी कारण की वजह से वापस उस चैनल में अगर वो आया है तो अगर उसके 50% के नीचे नहीं जाता है मतलब स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्टॉक में एक अच्छे ऑपरेटर लोग बैठे हुए हैं जो स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। कुछ उसी तरह का यहाँ पे हो रहा है, कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। सो आने वाले टाइम में ये स्टॉक फिर से ये इसका ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा ऐसा हमें लगता है, ठीक है। सो इस पर भी आप नज़र बना के रखें। और स्टॉक अभी भी एक अच्छे प्राइस में एक अच्छे रेंज में मिल रहा है क्योंकि उसका जो चैनल का जो लोअर है वो कुछ 1237 रुपये का है और जो अभी जो ट्रेड कर रहा है कुछ 1351 के करीब करीब है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक करीब करीब 100 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर 100 रुपये का आप डिफरेंस देखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही से क्योंकि स्टॉक नीचे तो आना है नहीं, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आना होता तो इसी फॉल में स्टॉक नीचे आ जाता, लेकिन इस फॉल में नीचे नहीं आया मतलब स्टॉक एक अच्छे खासे एक एवरेज बाइंग प्राइस पे है, एक अच्छे रेजिस्टेंस पे है बोल सकते हैं, सॉरी सपोर्ट पे है ऐसा बोल सकते हैं। और शायद प्राइस यहाँ से भी हमें ऊपर ही मूव करते हुए देखने को मिले। देन उसके बाद में अगर हम FMCG सेक्टर में देखते हैं तो हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर एक है जो FMCG में लीड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक यू तरह का स्ट्रक्चर इसने बनाया था, कुछ 2100 के करीब करीब इसने लोअर बनाया और फिर से एक जो उसका 52 वीक हाई था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, लेकिन फिर वही जो हेवियर सेलिंग आई थी उसकी वजह से स्टॉक में भी एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली है। नियरली बोल सकते हैं कि 250 से 300 रुपये की करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला, 10% की नियरली 10% का करेक्शन यहाँ पे हमें 7% का सॉरी एक करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और शायद अभी जिस तरह का इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है तो मेरे ख्याल से स्टॉक कुछ करीब करीब यहाँ पे आ सकता है। उसका अगर हम लेवल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ तक स्टॉक आके एक सपोर्ट ले सकता है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। देखिए इस कैंडल ने भी यही से वापस रिबाउंड किया था। सो
एक देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। सो यहाँ तक स्टॉक आ सकता है, मतलब कुछ 2230 के करीब करीब स्टॉक आके एक रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे आके अगर स्टॉक में एक ग्रीन कैंडल बनती है और एक रिबाउंड अगर एक दिखता है हमें, तो शायद एक स्टॉक में एंट्री करने के लिए अच्छा पॉइंट यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो फोर्थ स्टॉक है वो अगर हम देखते हैं तो टाटा कंज्यूमर, क्योंकि टाटा कंज्यूमर अभी जो है निफ्टी 50 में तो एंट्री कर लिया उसने, और स्टॉक 52 वीक हाई के काफ़ी क्लोजर और एक काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। एक चैनल में स्टॉक चल रहा था और उस चैनल को बहुत बेहतरीन तरह से फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बाद में उसने 52 वीक हाई का ब्रेक दिया, जो करीब करीब 654 के करीब करीब उसका 52 वीक हाई था, उसको ब्रेक करके उसी के पास में कंसोलिडेट हो रहा है। सो नॉर्मली अगर ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक अगर कंसोलिडेट हो रहा है, उसके ब्रेकआउट का जो लास्ट ब्रेकआउट है उस वैल्यू के नीचे में अगर नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ है, स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है आने वाले टाइम में। टेम्पररी कुछ इशू है जो स्टॉक को वहीं पे पकड़े हुए हैं, स्टॉक को जाने दे रहे। सो जैसे ही वो टेम्पररी इशू सॉल्ट आउट होते हैं, जैसे टेम्पररी इशू अपने को पता है कि इस टाइम पे कोरोना की सेकंड वेव है इंडिया में, उसकी वजह से बहुत से स्टॉक 50 वीक हाई के आसपास में घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये इशू को मार्केट नेगलेक्ट करेगा, उसके बाद में जो रैली बनेगी तो उन्हीं स्टॉक में रैली बनेगी जो स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास में कंसोलिडेट कर रहे हैं। वही स्टॉक सबसे पहले भागेंगे, वहाँ से 10% 12% नीचे है, वही स्टॉक सबसे पहले रैली बनाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देन वही हम अगर फार्मा सेक्टर में जाते हैं तो डॉक्टर रेड्डी की बात तो करना हमें बनता ही है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी को हमने करीब करीब यहाँ पे एक दो कैंडल आगे पीछे की करीब करीब हमने रिकमेंडेड किया था, और वहाँ से करीब करीब 20% की रैली यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिली है, 24% की। सो डॉक्टर रेड्डी पे हम बहुत पहले से बुलिश है, और यहाँ पे आके करीब करीब यह इसी सेकंड या फर्स्ट कैंडल के पास में हमने रिकमेंडेड किया था, उसके बाद में फिर से हमने यहाँ पे एक बार रिकमेंडेड किया था। सो हम इस स्टॉक पे काफ़ी टाइम से बुलिश थे, क्योंकि ओवरऑल फार्मा सेक्टर ही डाउन था, लेकिन एक डाइवर्जेंस हमें फार्मा सेक्टर में देखने को मिली थी, और स्पेशली डॉक्टर रेड्डी में वो डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से क्लियर हमको देखने को मिली थी। तो हमने रिकमेंडेड किया था कि डॉक्टर रेड्डी में एंट्री कर सकते हैं, जहाँ से हमने रिकमेंडेड किया था वहाँ से 24% की एक रैली अच्छी इसमें बन चुकी है। और मैं चाहूँगा कहना कि स्टॉक में अभी भी अच्छी एक स्ट्रेंथ है, अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ 4800 के करीब करीब, तो बहुत ही बढ़िया बात बन सकती है, ठीक है। सो देन उसके बाद में हम अगर देखते हैं तो सिप्ला सिप्ला में तो खुद हमारी पोजीशन है, और सिप्ला जब यहाँ जैसे डॉक्टर रेड्डी में, वैसे हमने कुछ यहाँ पे करीब करीब 780 के करीब में हमने सिप्ला को रिकमेंडेड किया था, और वहाँ से एक अच्छी रैली इसमें बनी है। एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक में अच्छी रैली बनी है। पिछले दो सेशन से इसमें एक रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन उतना कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा, स्टॉक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में अभी बूम चलेगा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कोरोना, उसकी वजह से मेडिसिन का यूज़ होना है, तो ये जो टॉप की कंपनियाँ हैं जिनकी मार्केट में एक वैल्यू है, जिनका सबसे ज़्यादा मेडिसिन मार्केट में यूज़ हो रहा है रिसेंटली कोरोना में, तो सीधी सीधी सी बात है, उसका जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्टॉक पे देखने को मिलता ही, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रिकमेंडेड किया था, वहाँ से कुछ 15 से 17% की एक रैली, 19% की एक रैली इसमें बन चुकी है, ठीक है। सो इस स्टॉक में अभी भी एंट्री के लिए एंट्री कर सकती है, अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, तो कुछ 900 के करीब करीब एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है स्टॉक में। देन वही हम अगर देखते हैं तो मेटल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टॉक आता है टाटा स्टील। सो टाटा स्टील पे भी हमने वीडियो बनाया था, जब ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, तब हमने कहा था कि शायद क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जो निफ्टी मेटल है उसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके हमने कहा था कि टाटा स्टील, सेल और देन जिंदाल स्टील, इस तरह के स्टॉक में एक रैली बन सकती है। तो हमने स्पेशली स्टॉक रिकमेंडेड किया नहीं था, मतलब हमने कहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो शायद इसमें रैली देखने को मिली, और रैली देखने को मिली। फिर से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है, एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। स्टॉक अगर नीचे में बाई करना है तो कुछ 850 के करीब करीब में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर ये 800 तक आता है तो फिर बहुत ही बढ़िया। 800 अगर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिली तो ठीक, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसी रिट्रेसमेंट होगी, क्योंकि हम अभी बॉटम आउट के पास में ही है, बॉटम आउट नियरली हो सकता है हमारे निफ्टी में, उसके बाद में रैली बनेगी एक अच्छी, ठीक है।
सो टाटा स्टील है। देन वही हम अगर एक और इसी सेक्टर से अगर बात करते हैं तो वो है हमारा फेवरेट सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसमें भी सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर बना है, उसी तरह का कंसोलिडेशन बना है, फिर रैली बनी है, फिर उसी तरह का भी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसमें भी कुछ नियरली 85 के करीब करीब में इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर उस वहाँ पे भी बाइंग करते हैं तो आने वाले टाइम में स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और अगर बॉटम में स्टॉप लॉस भी लगाना है तो कुछ 80 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, देखा जाए तो नियरली 4% 5% का स्टॉप लॉस है। लेकिन जिस तरह की कमोडिटी सेक्टर में स्पेशली और मेटल सेक्टर में जिस तरह की बूम है, जिस तरह की रैली चल रही है, तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे पाने वाला मतलब गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है और लूज के लिए बहुत कम है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी इसमें है। वही हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन की इसमें अगर जाते हैं तो मैं स्पेशली बुलिश हूँ लिखी था इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में। तो शायद पता नहीं आप में से बहुत से लोग स्टॉक में स्टॉक के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक अभी अभी एक साल पहले भी नहीं, 9 या 10 मंथ पहले स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुआ है। वहाँ से नियरली 3 टाइम्स स्टॉक हो चुका है और एक अच्छी खासी रैली बन चुकी है। एक रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिला है। स्टॉक में मेरी खुद की पोजीशन है और इसलिए नहीं कि मेरी पोजीशन करके मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छी रैली और आगे वाले टाइम में बन सकती है। अब तक अगर स्टॉक पिछले 10 महीने में अगर 3 टाइम्स हो चुका है तो सोचिए और आने वाला बहुत टाइम पड़ा है स्टॉक और कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक या फिर ये जो कंपनी है ये इसके सेक्टर में अच्छी खासी मार्केट को दबोच के बैठी है। एक अच्छा खासा मार्केट वैल्यू है इनके पास में, ठीक है। और उसी के बाद में और एक हम देखते हैं तो इसी सेक्टर से है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में तो मैं काफ़ी पहले से बुलिश था, करीब यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और यहाँ पे जाके करीब बेच दिया था मैंने स्टॉक को। लेकिन फिर से मैंने स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ली है क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें देखने को जो नियरली 16 से 17 18 19 20 21% तक की एक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली है। और जो अच्छी बात होती है कि स्टॉक में अगर इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट होती है तो उसके बाद में फिर से जब रैली बनती है तो रैली भी यहाँ से डबल ही बन जाएगी, ठीक है। सो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए। एंट्री के लिए एकदम सही पॉइंट बना हुआ है स्टॉक में, अभी भी आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस ज़्यादा कुछ नीचे है नहीं स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे आके रिबाउंस कर चुका है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम फाइनेंस सेक्टर में देखते हैं तो फाइनेंस सेक्टर में सबसे पहली कंपनी आती है तो वो है HDFC बैंक। सो HDFC बैंक मतलब देखा जाए तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस करेक्शन में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो है HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक में भी अगर जैसी सब करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एक रैली जब देखने को मिलेगी तो ये बैंकिंग सेक्टर को लीड करेगा, क्योंकि HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर को लीड करता है। जिस दिन HDFC बैंक गिरा उस दिन निफ्टी के हाल बहुत बैंक निफ्टी के हाल बहुत बेहाल हो जाते हैं और इसको ही सभी स्टॉक फॉलो करते हैं, ठीक है। सो HDFC बैंक में नज़र बनाए रखिए, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है, बॉटम के पास में ही है वो। और उसी के साथ में एक और बैंक देखते हैं तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। सो कोटक महिंद्रा बैंक में भी सेम अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा नियरली सपोर्ट के पास में ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एंट्री तो बिंदास कभी भी कर सकते हैं। और जब रैली बनेगी तो एक कोटक महिंद्रा और सॉरी एक HDFC बैंक और एक कोटक महिंद्रा बैंक है जो इस रैली को बैंक निफ्टी के लीड करेंगे। और इस तरह के नॉर्मली रिटेलर क्या होता है नहीं, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें एंट्री करने की कोशिश करता है, जबकि एक्चुअल में पैसा बनता है जो स्टॉक करेक्शन में है उसमें एक अच्छी पोजीशन है, अच्छा टाइमिंग लेके सही वैल्यूएशन पे एंट्री करें और जब रैली बन रही हो तब उसमें बेच के निकल जाए। क्योंकि पैसा जब बनेगा वो भागते हुए स्टॉक के पीछे नहीं तो गिरते हुए स्टॉक में बनेगा, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में एंट्री कर लो अच्छे पॉइंट पर अच्छे रेट पे, स्टॉक जब पलटेगा रैली बनेगी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। नॉर्मली इसी तरह से हमें रिटेलर को काम करना है, लेकिन नहीं हम रिटेलर क्या करते हैं जो स्टॉक ऊपर में भग रहा है उसमें हम एंट्री करेंगे ताकि जब उसमें करेक्शन होता है तो हमारा लॉस हो जाता है फिर, ठीक है। सो नज़र बनाए रखें इन सब स्टॉक पे और आप खुद की भी एनालिसिस करें। ये हमारा टोटली एजुकेशनल पर्पस वीडियोस था, हम किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, हम बस बता रहे कि स्टॉक में एनालिसिस कैसे करें और कौन से स्टॉक परफेक्टली अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है एंट्री के लिए या फिर कब एंट्री के लिए परफेक्टली बन सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको 100% रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, साइन ऑफ, स्टॉक मार्केट वजह।